राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के ग्राम विकास और पंचायती राज योजना के तहत जिला पंचायत द्वारा बनाई गई सड़कों और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया और कहा कि श्रद्धेय अटल जी का संकल्प था ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामों को सड़क राजमार्ग से जोड़ना। प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा आज यहां पर जिला पंचायत के द्वारा बनाई गई सड़कों और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ग्राम्य विकास विभाग को भी और पंचायती राज विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए श्रद्धेय अटल जी की जो संकल्पना थी, जैसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का एक अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही। आज उन्हीं सब कार्यों के यहां पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफडीआर की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए, होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर हम उस क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां खारा पानी होगा, कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां पर जमीन पे खारापन होगा, या बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर जमीन में नमी हमेशा बनी रहती है। लो लैंड की जो भूमि होगी वहां पर, या और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, दलदली भूमि हो सकती है। कहां पर कौन सी तकनीक का उपयोग करके हम लोग अच्छी और टिकाऊ सड़कों को दे सकें, जब उन चीजों को लेने की एक तमन्ना हमारे मन में हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो उसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को कि उन्होंने एफडीआर की इस पद्धति को न केवल तमाम अन्य अवरोधों के बावजूद स्वीकार किया, बल्कि उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जौनपुर और आजमगढ़ जनपदों में लागू करते हुए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नई तकनीक दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित देशों ने, विकसित देशों ने अपने यहाँ अपनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की एक कवायद कई दिनों से, कई वर्षों से चल रही थी और अंततः ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग ने साहस दिखाया है। और आज इससे जुड़ी हुई सड़कों के बारे में भी आज हम यहां पर अभी संवाद बनाए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के साथ हम जुड़े हैं। साथ साथ पीएमजीएसवाई की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई सड़कों के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। यानी पहले परंपरागत तरीके से केवल रोलर चला करके सड़कें बना करके एक औपचारिकता निर्वहन कर दी जाती थी। होता क्या था, इधर सड़क बनती थी, उधर से
कोई ट्रैक्टर उसमें आ गया तो उसके साथ सड़क उधरती भी दिखाई देती थी, और फिर टिप्पणी होती थी कि साहब सड़क बनी, खराब हो गया। ऐसा था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे, वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी, सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन के लिए भी मैं आप सबका आह्वान करूंगा। मैं एक बार फिर से जिला पंचायतें और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की इतनी ढेर सारी योजनाओं के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और खासतौर पर जो एफडीआर की ये जो नई तकनीक आई है, जौनपुर और आजमगढ़ जनपद में इस तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोग सड़कों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो प्रदेश के लिए मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ जहां देश और राज्य सरकारें कोरोना से बचाव करने में जुटी है, तो वहीं अब बरसाती मौसम में डेंगू फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसी के बचाव के क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नेहरू नगर से डेंगू उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना टीकाकरण करवाने की भी अपील की और कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि कोरोना की तीसरी लहर को प्रदेश में आने से रोका जाए, पर सावधानी बरतनी जरूरी है और अभी डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए भी बचाव करने होंगे। डेंगू से जंग जनता के संग मध्य प्रदेश का ये अभियान है। जैसे हमने कोरोना से जंग लड़ी, अकेली सरकार ने नहीं, जनता ने साथ मिलकर लड़ी। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए, आप सब लोगों का सहयोग मिला और अभी तो मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि कोविड मध्य प्रदेश में नियंत्रित है। आज भी 8 पॉजिटिव केस पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। आप सबकी सहयोग से और भगवान की कृपा रही तो तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं आने देंगे, लेकिन उसके लिए सजगता जरूरी है। तो मास्क भी लगाए रखें। कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, गणेश उत्सव हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, उनमें पूरी सावधानी रखें और कृपया करके टीके जरूर लगवा लें। भोपाल में अभी सेकेंड डोज केवल 40% लोगों को लगाए, 60% बाकी है। तो 60% को भी जो सेकेंड डोज है वो लगवाना है। और पहले डोज की क्या स्थिति है? 97 क्या हो गई? पहला डोज कितने लोगों को लग गया? 94% हुआ है, अभी भी 6% बचे। तो जो भाई बहन रह गए हो, बेटा बेटी रह गए हो 18 साल से ऊपर की उम्र के, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया करके जिनने फर्स्ट डोज नहीं लगवाया वो जरूर लगवा लें। और कुछ लोग फर्स्ट डोज लगवा के भूल जाते हैं सेकंड डोज को, तो वो कृपया करके अवधि अगर पूरी हो गई हो तो सेकंड डोज जरूर लगवा लें। यही सुरक्षा चक्र है कोविड से बचने का। और हम नहीं, पूरी दुनिया ये कहती है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, कि अगर दोनों डोज लग गए तो कोविड या तो होगा ही नहीं, और होगा भी संक्रमण तो जानलेवा नहीं होगा। इसलिए भांजे भांजियों से भी मामा की प्रार्थनाएं लगवा जरूर लें। लेकिन अभी बीच बीच में डेंगू का प्रकोप है, मलेरिया भी आया। देखो, डेंगू से भी और मलेरिया से भी हम सब सजग रह के निपट सकते हैं। हम सब जानते हैं मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर ऐसी जगह है, उसका लार्वा पनपता है जहां पानी भरा हो। कई बार कूलर में हम पानी डाल के भूल जाते हैं उसकी सफाई करना, तो कूलर का पानी, टंकी में पानी भरा हुआ है, खाली प्लाट में पानी भरा हुआ है, घर के सामने गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो ये काम तो सरकार करेगी, नगर निगम करेगा। सड़कों के गड्ढों में पानी हो, बगल में कहीं जो गड्ढे होते उनमें पानी हो, खुली जगह पानी हो। वो फॉगिंग से लेके, दवाइयों के छिड़काव से लेके और लार्वा को खाने वाली मछली डालने से लेके सारे उपाय नगर निगम करेगा। लेकिन दूसरा काम आपको करना है। घर में कूलर में अगर लार्वा पनप रहा है तो नगर निगम क्या करेगा? अगर घर पानी में
किसी टंकी में भरा है तो हमको ही ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें लार्वाली पनप जाए, उसमें से मच्छर नहीं निकले। कहीं और जल जमाव है तो कॉलोनी वासियों को फैसला करना पड़ेगा। अगर पलकमती परिसर में कहीं पानी भरा है तो आपकी भी ड्यूटी है कि उस भरे पानी को देखें, क्योंकि पानी अगर 7 दिन भरा रहा तो लार्वा पनप जाएगा और लार्वा पनपा तो मच्छर बनेगा और मच्छर बनेगा तो वो काटेगा तो डेंगू होगा, मलेरिया होगा। और इसलिए अगर डेंगू को पूरी तरह से रोकना है तो आज मैंने प्रदेशवासियों से प्रार्थना की कि भाई आप ही सावधानी रखें और लार्वा को समाप्त करने के हर उपाय करें। आज हमने पैम्फलेट्स का वितरण भी किया, उसमें सारे उपाय हैं, क्योंकि जो प्रजनन स्रोत है उसमें एंटी लार्वल गतिविधियों को हमको संपादित करना पड़ेगा। पानी उलट दें, दवाई डाल दें, कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव होना वो विस्तार से आपको बताएगा। नगर निगम पूरा सहयोग करेगा, सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन आपको भी अवेयर रहना है। तो आज मैं केवल भोपाल वासियों के लिए बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश में मंदसौर में काफी फैला हुआ है, जबलपुर में केसेस आ रहे हैं, इंदौर में भी कुछ केसेस है, रतलाम में केसेस है। जहां जहां डेंगू के केस आ रहे हैं, केवल वही नहीं, पूरे प्रदेश भर में हमको गड्ढों में पानी अगर भरा है तो दवाई डालनी है, घर में पानी भरा ना रहे इसकी सावधानी बरतनी है, टंकी को साफ करते रहना है, कूलर के पानी को खाली करते रहना है और उसमें आवश्यक दवाई डालते रहना है। इससे हम डेंगू को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए डेंगू से जंग जनता के संग, बिना जनता के कुछ नहीं हो सकता भैया। और इसलिए आपका सहयोग मांगने आया हूं। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? जरा जोर से बताएं, भोपाल की आवाज, सबका सहयोग मिलेगा? हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो डेंगू को समाप्त कर देंगे। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पंद्रह सितंबर का ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं। हर साल की तरह 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देश के विकास में इंजीनियर्स का अहम योगदान होता है। आपदा से लेकर निर्माण तक इंजीनियर्स के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। जिन लोगों ने तकनीक के जरिए विकास को और गति दी है उनके लिए तो ये दिन खास है ही, पर आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज महान अभियंता और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जो भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना कर देश को एक नया रूप दिया था, जिसे शायद ही कोई भूल पाए। उन्होंने एक बार सुरक्षा सिस्टम को विकसित किया था। इसके साथ ही समुद्र कटाव से विशाखापत्तनम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए खास योजना बनाई थी। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि 15 सितंबर 1861 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। विश्वेश्वरैया भारत सिविल इंजीनियर, विद्वान और राजनेता थे।
उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में देश में कई बांध का निर्माण करवाया है। इनमें मैसूर में कृष्णराज सागर बांध, ग्वालियर में तिगरा बांध और पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध काफी खास हैं और कृष्ण राजा सागर डैम प्रोजेक्ट के वे चीफ इंजीनियर भी रह चुके थे। इसके अलावा हैदराबाद सिटी को बनाने का श्रेय भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को जाता है। उन्होंने देश के विकास के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के मैसूर में किए गए कामों के कारण उन्हें मॉडर्न मैसूर का पिता कहा जाता है। 1955 में विश्वेश्वरैया जी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टूडेंट्स को उनके अचीवमेंट पर अवार्ड दिए जाते हैं। अभियंता दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई नेताओं ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता में दिल्ली के बजट और रेवेन्यू पर चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2020-21 का बजट रेवेन्यू 41% कम मिला था और अब 2021-22 के बजट रेवेन्यू में दिल्ली का टैक्स कलेक्शन 23% नीचे चल रहा है, जो कि दिल्ली सरकार के लिए चिंता का विषय है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस प्रेस वार्ता में दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर भी कई जानकारियां दी। दिल्ली में रेवेन्यू की पोजीशन और इस बीच कुछ सफल प्रयासों के बारे में आपसे चर्चा करनी थी। आप सब जानते हैं कि 2020-21 और 21-22 दोनों कोविड की वजह से रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ईयर रहे हैं। पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे रहीं लॉकडाउन की वजह से और उसकी वजह से सरकारों के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर रहा है इन दिनों। 2020-21 को देखें पिछले साल, तो जो हमारा बजट एस्टिमेट था उससे हमें 41% रेवेन्यू कम मिला। उसका नुकसान ये हुआ कि सैलरीज़ और कोविड रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सारे खर्चे लगभग पूरे साल रुके रहे। 21-22 में देखें तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं उनसे अभी 23% नीचे हैं। हम अभी भी 23% नीचे कलेक्शन चल रहा है, जबकि हमने इस साल के लिए बहुत मॉडरेट बजट एस्टिमेट रखे थे, पिछले साल से भी कम एस्टिमेट रखे थे। उसमें भी 23% नीचे चल रहा है टैक्स कलेक्शन, जितना अभी तक होना चाहिए था उसके मुकाबले। तो ये सबके लिए चिंता की बात है। इसीलिए सरकार ने अभी सैलरी और कोविड रिलेटेड खर्चे या हॉस्पिटल रिलेटेड खर्चों को छोड़कर बाकी सब खर्चों पर बहुत अंकुश लगा रखा है। बहुत ही रोक रोक के खर्चा सरकार कर रही है जहां भी खर्चा हो रहा है। अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन भी बंद हो जाएगा, दिल्ली सरकार को मिलना, देश भर को राज्यों को मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार को भी अगले साल से जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ना तो फाइनेंस कमीशन के तहत जो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में 42% मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस के कलेक्शन में से 42% राज्यों को दिया जाता है, वो दिल्ली को नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार से पिछले 20 साल से एकमुश्त 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार को, जबकि 1,40,000 करोड़ का करीब टैक्स दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो हैं और उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शन लो है। आने वाले समय में और भी टफ रहेगा सभी सरकारों के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए क्योंकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए सरकार ने खर्चों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया हुआ है। अभी इस साल की रेवेन्यू पोजीशन में मैं देखें, मैंने ओवरऑल बोला 23% नीचे है, जिसमें जीएसटी का कलेक्शन अभी तक जितना होना चाहिए था उसमें 23% नीचे है। वैट का कलेक्शन जितना होना चाहिए था उसमें 25% नीचे है। एक्साइज का कलेक्शन जितना होना चाहिए था अभी तक उसमें 30% नीचे है। स्टैंप के कलेक्शन में 16% नीचे है और मोटर व्हीकल के कलेक्शन में 19% नीचे है। तो ये अभी तक की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। इस बीच एक अच्छी पहल दिल्ली सरकार ने की थी नई एक्साइज पॉलिसी लाने की। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयासों को अच्छी सफलता मिली है। आपको याद होगा 15 अप्रैल को इसी साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी।
उसमें बहुत बड़े रिफॉर्म किए थे। तो अब नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये था कि जो एक्साइज की फीस ली जाती, एक्साइज का जो ड्यूटी होती थी जिसमें चोरी होती थी और वैट की जो चोरी होती थी, उसको हमने लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया था। अभी तक लाइसेंस फीस बहुत नॉमिनल होती थी, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की, और उसके बाद फिर 300%, 250% की एक्साइज फीस होती थी, वैट होता था। हायर रेट्स होने की वजह से उसमें चोरी का इंसेंटिव था। तो एक्साइज फीस चोरी करने के खूब सारे इंसेंटिव थे लोगों के, और वो दबा के चोरी करते थे। पिछले वर्षों में जितना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा था उसको लगभग हमने सारा एक्साइज ड्यूटी की जगह हमने उसको लाइसेंस फीस में कन्वर्ट कर दिया। दिल्ली में भी इससे लिकर कंजम्पशन को लेके और लिकर सेल को लेके एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। नीट एंड क्लीन बिजनेस बनेगा इसका, और 17 नवंबर से नई दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में डीटीसी बस खरीद मामले को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए घोटाले का आरोप लगाया है। रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार पिछले 7 सालों में एक भी बस नहीं खरीद पाई और पुरानी बसों के मेंटेनेंस में करोड़ों का खर्चा बताकर घोटाला कर रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013 में और उसके बाद 2015 में और 2020 में जब दिल्ली विधानसभा का 30वीं बार चुनाव हुआ तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया था कि दिल्ली में 1500 बसों की आवश्यकता है। 2013 में भी उन्होंने कहा, 2015 में भी कहा, 2020 में भी कहा कि डीटीसी में हम और नई 15,000 बसें जोड़ेंगे। और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले डीटीसी के पास 7,000 बसें थी। आज वो घटकर 3600 रह गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में एक भी नई डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से क्लैश कर गया। आप डीटीसी बस स्टैंड पर देखेंगे हजारों लोग डीटीसी की बस के इंतजार में खड़े रहते हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर अनेकों बार मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हुए कि सरकार डीटीसी के लिए बसें खरीदे, लेकिन 7 सालों में एक भी नई डीटीसी की बस अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं खरीद पाई। अभी जो लगभग जो 3600 डीटीसी की बसें डीटीसी के पास हैं, इनकी उम्र पूरी हो गई है। आज से 3 साल पहले डीटीसी के चेयरमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखित में जानकारी दी थी कि सितंबर 2021 में जो हमारे पास 3600 डीटीसी की बसें बची हुई हैं, इनकी उम्र समाप्त हो जाएगी
और इनको दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इन डीटीसी की बसों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दे दी गई। दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया कि जो पुरानी जो डीटीसी की बसें हैं, हम इन्हीं को, इनकी मेंटेनेंस करके इन्हीं को दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, सुरक्षा की दृष्टि से वह ठीक भी नहीं है। और जिन 1000 डीटीसी की बसों को अब ये ठीक ठाक कर दिल्ली की सड़कों पर चला रहे हैं, उसके लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया है। एक डीटीसी बस के ऊपर जिसकी उम्र पूरी हो गई है, अगले 3 साल के लिए उसकी मेंटेनेंस के ऊपर 50 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करने के लिए जा रही है कि 50 लाख रुपए में नॉन एसी बस खरीदी जा सकती है। और हमारे देहात में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में तो एसी बसों की आवश्यकता ही नहीं है। आप नॉन एसी बसें आप खरीद सकते थे। जब 1000 बसें जो हैं वह नई खरीदी जा सकती है, एक बस 50 लाख रुपए में, तो आप 1000 बसों की मेंटेनेंस पर जिनकी उम्र समाप्त हो गई है, उनके ऊपर 500 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं अगले 3 सालों के लिए। इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, तो पक्के तौर पर इसकी जांच होगी और जो लोग दोषी हैं, मेरा ये मानना है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यही जानकारी मैं और सभी विधायक आपको देना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,176 नए मामले, तो वहीं 284 संक्रमितों की हुई मौत। लेकिन लगातार चौथे दिन भी 30,000 से कम मिले कोरोना के मामले, मृतकों की संख्या भी घटी। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र और राज्यों को 2 टूक, कहा एससी और एसटी के पदोन्नति में आरक्षण वाले निर्णयों पर नहीं होगा पुनर्विचार। एससी एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीतियों में सभी शर्तों को करना होगा पूरा। बुधवार सुबह झारखंड में हुआ बड़ा सड़क हादसा। हादसे में बस और कार की जबरदस्त टक्कर से वाहनों में लगी आग, कार में सवार सभी 5 लोगों की आग से झुलसने से हुई मौत। महाराष्ट्र में एक बार फिर परप्रांतियों के मुद्दे पर राजनीति हुई तेज। सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई साकीनाका निर्भया कांड के बाद राज्य में यूपी, बिहार व अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का ब्यौरा जुटाने को कहा, पर भाजपा ने की मुख्यमंत्री के इस निर्देश की आलोचना। कांग्रेस को केरल में लगा एक और झटका। वरिष्ठ नेता और केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव केपी अनिल कुमार ने कांग्रेस का हाथ छोड़ थामा सत्तारूढ़ सीपीआई का दामन। भारत में 60% से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक देने वाला देश बना। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा दंगा मामले में आया बड़ा फैसला। नवंबर 2012 में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दंगा कराने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कोर्ट ने 5 लोगों को किया बरी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। वहीं बीते 10 दिन से स्थिर है पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दिल्ली से 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। त्योहारों से पहले दिल्ली, महाराष्ट्र व यूपी को दहलाने की थी साजिश। तो वहीं मुंबई पुलिस और अपराध शाखा ने मिलकर एक ट्रैवल एजेंट को किया गिरफ्तार, जिसने एक आतंकी के दिल्ली जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक की थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि भाजपा के चच्चा जान है ओवैसी, इन पर कभी कोई केस दर्ज नहीं होता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
करेंगे हम